नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कहां-कहां देश में आया कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का खतरा। साथ ही आपको बताएंगे गाजियाबाद के मुरादनगर का मुख्य आरोपी कैसे पुलिस के शिकंजे में फंसा और बताएंगे क्यों गायब हो गए अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा। सबसे पहले बात गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट के गुनहगार की। 25 मौतों का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। उसे गिरफ्तार करके गाजियाबाद लाया गया है। पकड़ा गया मुरादनगर शमशान हादसे का मुख्य आरोपी ठेकेदार। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स 25 लोगों की दर्दनाक मौत का गुनहगार है। नाम है अजय त्यागी। हादसे के बाद से परिवार के साथ फरार हो गया था अजय त्यागी, जिसके बाद गाजियाबाद के एसएसपी ने इसका सुराग देने वाले को 25,000 के इनाम का ऐलान किया था। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे के बाद जिस एक शख्स की सबसे सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, वो यही है ठेकेदार अजय त्यागी। गिरफ्तारी के बाद अजय त्यागी को पुलिस देर रात गाजियाबाद लेकर पहुंची और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के काले कारनामों की फेहरिस्त काफी लंबी है। गाजियाबाद के पौष राजनगर इलाके में रहने वाला अजय त्यागी नगर निगम का रसूखदार ठेकेदार है। इतना ही नहीं, वह नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है। मुरादनगर नगर पालिका में अजय त्यागी का सिक्का चलता है। शमशान घाट के सौंदर्यीकरण का ठेका अजय त्यागी ने करीब 55 लाख रुपए में लिया था, वो भी नगर पालिका की तय राशि से महज 16,526 रुपए कम में। अजय त्यागी ने ठेके लेने के लिए अपनी 3 कंपनियां बनाई हैं, जिनमें अजय त्यागी कंस्ट्रक्शंस, माही कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर और कृष्णा एंटरप्राइजेस शामिल हैं। अजय त्यागी ने अपने रसूख और अधिकारियों से 60 गांठ के दम पर गाजियाबाद में कई ठेके हासिल किए, जिन पर शहर में अभी भी काम चल रहा है। अब प्रशासन उन निर्माण कार्यों की भी जांच करेगा। कोरोना अभी गया नहीं और देश पर बर्ड फ्लू का संकट मंडराने लगा है। 4 राज्य बर्ड फ्लू के केस को लेकर अलर्ट हो गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में अलग अलग जगह प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। जब जांच हुई तो इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। चारों राज्यों में प्रशासन अलर्ट है। बर्ड फ्लू घातक न हो जाए, इसलिए वॉल लेवल पर काम हो रहा है। राजस्थान में 15 जिलों से पक्षियों के मरने की खबर आई। अकेले सोमवार को 170 अलग अलग पक्षियों की मौत हुई, जिसके बाद राजस्थान में कुल 425 पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मौत के मुंह में समा गए। झालावाड़ में राडी के बालाजी मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में 100 से भी ज्यादा कौओं की मौत से लोग दहशत में हैं। वायरस की रोकथाम के लिए राडी के बालाजी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। डरने की वैसे आवश्यकता है नहीं। आपको ध्यान होगा कि बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल अनुसार हमने पूरे 1 किलोमीटर के परिधि में उसको जीरो मोबिलिटी जोन कर दिया है। उसकी सैनिटाइजेशन हम पूरा करेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसाघर झील में बर्ड फ्लू से 2 दिन में 51 कौवों की मौत हुई। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। पशुपालन निदेशालय ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। मुर्गी पालन कारोबार में बर्ड फ्लू ना फैले, इसके लिए एहतियात बरती जा रही है। मुर्गियों के मरने पर उन्हें खुले में ना फेंकने की हिदायत दी गई है। केंद्र सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज यानी NIHSAD के साथ लगातार जानकारी शेयर की जा रही है। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इंदौर के डेली कॉलेज में मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि ने लोगों को डरा दिया है। चिड़ियाघर में रहने वाले सभी पक्षियों के एनक्लोजर में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पौंग झील में 1800 विदेशी पक्षियों की मौत से दहशत है। जिले में चिकन, अंडा और मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं केरल के कोट्टायम में भी 1500 बतखों के मरने के बाद कोट्टायम के साथ साथ अलपुझा जिले में 40,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने की तैयारी की जा रही है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो चुका है। अब बारी है उत्तर प्रदेश की।
यूपी में आज कोरोना वैक्सीनेशन की रिहर्सल होगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 जनवरी को देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन चला था, जो पूरी तरह सफल रहा। आज यूपी और अहमदाबाद की बारी है। अहमदाबाद समेत यूपी के 75 जिलों में आज दिन भर वैक्सीनेशन की रिहर्सल होगी और ये परखा जाएगा कि वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी कितने तैयार हैं। देश को 2 कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है, जिसके बाद यूपी सरकार 14 जनवरी से कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आज यूपी में वैक्सीनेशन की रिहर्सल है। यूपी के 75 जिलों में आज कोरोना वैक्सीनेशन का मॉक टेस्ट होगा। हर जिले में इसके लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर शहरी क्षेत्रों में और 3 सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वैक्सीन लगाने की प्रैक्टिस जिन हेल्थ वर्कर्स पर की जाएगी, उन्हें कोविड पोर्टल की मदद से पहले ही मैसेज भेज दिए गए थे। मैसेज के जरिए उन्हें यह बता दिया गया है कि उन्हें किस सेंटर पर पहुंचना है। यूपी सरकार की ओर से सभी कमिश्नर और डीएम से कहा गया है कि वो ये तय कर लें कि वैक्सीनेशन टीम अपने लोकेशन पर 45 मिनट पहले पहुंच जाए। हमारी तैयारी पहले से ही पूरी हो चुकी है। इंजेक्शन कैसे दिया जाएगा, उसका डिस्पोजल कैसे दिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन कमरे में रहेंगे और ऑब्जर्वेशन कमरे में रहने के बाद वहाँ पर कोई रिएक्शन होता है तो किस तरह का हम उपचार कर सकते हैं। इस पूरे चीज़ का एक ट्रायल रन हो रहा है। हर वैक्सीन सेंटर में 3 कमरे होंगे। पहला वेटिंग रूम, दूसरे कमरे में वैक्सीन लगाई जाएगी और तीसरा कमरा ऑब्जर्वेशन रूम होगा, जहां वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक सभी को निगरानी के लिए रखा जाएगा। यूपी में ड्राई रन से पहले लखनऊ में हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ पुलिस वालों की एक वर्कशॉप हुई, जिसमें यह बताया गया कि आज सिर्फ वैक्सीन नकली होगी, बाकी सब कुछ असली होगा। लखनऊ में 2 जनवरी को 6 जगहों पर रिहर्सल हुई थी। आज 12 जगहों पर रिहर्सल की जाएगी। प्रत्येक स्थल पे 25-25 बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड हैं और एक ये संयुक्त रूप से टीम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक स्थल पे हमारी संयुक्त टीम में आशा, एएनएम, स्टाफ नर्सेज हैं और साथ ही साथ पुलिस के कार्मिक और प्रशासनिक अधिकारीगण हैं। इससे पहले 2 जनवरी को देश के 125 जिलों के 260 से ज्यादा सेंटर में ड्राई रन चला। हर सेंटर में 25 लोगों को वैक्सीन की डमी डोज लगाई गई। देश को कोवैक्सीन के तौर पर स्वदेशी वैक्सीन मिली है, लेकिन कई कंपनियों से लेकर विपक्ष तक इस पर सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब दिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने। मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने कहा कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी दे दी गई, तो समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो भारत बायोटेक ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। कंपनी के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सफाई पेश की। भारत बायोटेक ने साफ किया कि उनकी कंपनी की दवा 200% सुरक्षित है और इसके साइड इफेक्ट्स 10% से भी कम है, जबकि दूसरी वैक्सीन में 60 से 70% तक साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। कंपनी ने फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल के डिटेल्स पब्लिक कर दिए हैं। तीसरे फेज में 26,000 लोगों पर ट्रायल हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। मार्च तक कोवैक्सीन को लेकर तीसरे फेज का पूरा डेटा मिल जाएगा। डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि कोवैक्सीन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम एक इंडियन कंपनी है, सॉफ्ट टारगेट है और इसीलिए भारत बायोटेक की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। Europe says we will not accept the UK data. US says we will not accept the UK data because they have to clean up the data, clinical data. Whereas in India, we do all systematically in a 200% transparent, 200% honest clinical trial, and we get a bashing from everybody. Everybody in the news media gets into bashing on us. That's not right for us. Please help as a scientist to survive. I want startup to survive in this country, and I want innovation to survive in this country. भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित की है। डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है। We have done a wrong, please point out. But why is it you don't question the UK trial? Nobody want to read that because Indian scientists are easy. They have to be clear. You talk facts. If UK has done it wrong, you talk about UK also. If I have done wrong, you talk about India also. No problem. Talk about equal rights on this matter.
because I have to bring this because some other company has branded me as a water. That is why I have to tell this. If I have talked a little rashly, please forgive me about that. Okay? And it hurts. It hurts a scientist who works 24 hours and he gets hurt, bashing by people for the sake of selfishness and for the sake of, to show they are intellectually above others. That's not right. We don't deserve that. सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो गई। कल की बैठक में किसान अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसका कोई हल नहीं निकल पाया। किसान 41 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार और किसानों के बीच 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल पाया है। कल 7वें दौर की बातचीत भी बिना किसी अंजाम के खत्म हो गई। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मंत्री कृषि कानूनों के हर क्लॉज पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन किसानों का कहना था कि सरकार को पूरा कानून ही रद्द करना होगा। किसान नेता अंत तक अपनी जिद पर अड़े रहे। हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते हैं, तो बात किस बात की कर लें। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध का आलम यह था कि पहला सेशन 2 घंटे तक चला, जबकि ब्रेक के बाद दूसरा सेशन महज 30 मिनट ही चल पाया। फेल मीटिंग के बाद जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाहर निकले तो वो ना उम्मीद नहीं थे। उन्होंने कहा अगली बार बात बनेगी। अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं ना। मुझे लगता है जल्दी समाधान हो। सोमवार को बेनतीजा मीटिंग के बाद अभी सारी राहें बंद नहीं हुई हैं। 8 जनवरी को सरकार और किसान नेताओं के बीच फिर से बातचीत होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटखनी देने की नई योजना तैयार की है। केंद्र की आयुष्मान योजना के चक्कर में ममता ने स्वास्थ्य साथी कार्ड के विस्तार का प्लान तैयार किया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है और उसी आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड को उतारा है, जिस कार्ड का ममता बनर्जी आज विस्तार करेंगी। बाकायदा लाइन में खड़े होकर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कालीघाट सेंटर से ममता अपना स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड लेंगी। मेरे लिए वैसे तो स्वास्थ्य साथी कार्ड की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मेरे राज्य की 10 करोड़ जनता ये स्वास्थ्य साथी कार्ड ले सकती है तो मैं क्यों नहीं ले सकती। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य साथी कार्ड को अपने आर्काइव में रख लूंगी। ये मेरी तरफ से द्वारी सरकार को अभिनंदन है। इस स्वास्थ्य साथी कार्ड की हमारे यहाँ जबरदस्त मांग है। इसे लेकर लोगों को बहुत उम्मीद है। चुनाव से पहले हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्वास्थ्य साथी लॉन्च करने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी फूल प्रूफ योजना ना लागू करके ममता सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसे सिर्फ सत्ताधारी दल से जुड़े गिरोह को फायदा पहुंच रहा है। इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ 60% धनराशि देती है तो 40% कौन देगा, जबकि स्वास्थ्य साथी योजना के तहत 100% खर्च राज्य सरकार उठा रही है। पिछले 30 साल से चल रही इस योजना का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। बीते 1 दिसंबर 2020 से पश्चिम बंगाल के प्रत्येक परिवार, व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे, महिला सभी को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। पहले राज्य के 7.5 करोड़ लोगों के लिए ही योजना लागू थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। रांची में रेप के बाद एक लड़की की हत्या पर बवाल बढ़ गया है। कल प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीएम के काफिले पर हमला कर दिया। सोमवार शाम को रांची के किशोरगंज इलाके में जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को घेर लिया। काफिले को एस्कॉर्ट्स कर रहे पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत कई लोग घायल हो गए। लोगों का यह गुस्सा भड़का था दिल दहलाने वाली उस वारदात के बाद, जिसमें एक युवती के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने लड़की का सिर धड़ से अलग कर जंगल में फेंक दिया था।
जैसे ही ये खबर फैली, रांची में लोगों ने किशोरगंज इलाके में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन का काफिला जब वहां से गुजरा तो लोगों ने काफिले को रोक दिया। लोग सीएम से मामले में कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भीड़ के गुस्से को देखते हुए सीएम के काफिले को दूसरे रास्ते से निकाला गया। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। जो भी लोग थे और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कठोर से कठोर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत साक्ष्य सहित लोग जो इस घटना में शामिल थे उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रांची से 30 किलोमीटर दूर और मांझी पलाश पतरा जंगल से पुलिस को एक युवती का सिर कटा शव मिला था। युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके सिर को धड़ से अलग कर दूसरी जगह फेंक दिया गया था। युवती की उम्र 18 से 22 साल के बीच है, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई है। युवती की पहचान और अपराधियों का सुराग देने वालों को 25,000 के इनाम की घोषणा की गई है। लेकिन इस घटना पर झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। गुस्साई भीड़ ने सीएम का काफिला रोका तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। 3 दिन की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा ले रहे हैं। गांधीनगर के कर्णावती यूनिवर्सिटी कैंपस में होने वाली बैठक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 से 7 जनवरी तक होने वाली इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 25 संगठनों के 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और एक दूसरे से अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। संघ की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी के साथ साथ जेपी नड्डा भी होंगे। इसके अलावा एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, स्वदेशी जागरण मंच समेत दूसरे संगठनों के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आरएसएस की समन्वय बैठक हर साल 2 बार आयोजित की जाती है। आमतौर पर सितंबर की बैठक बड़े स्तर पर होती है, जबकि जनवरी में होने वाली बैठक में कम लोग शामिल होते हैं। चीन के बिजनेस टाइकून और अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा 2 महीने से लापता हैं। शक जताया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति की आलोचना करने के बाद से ही वो लापता है। चीन के तीसरे सबसे बड़े अरबपति और अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता हैं। चीन में तकनीक की दुनिया पर राज करने वाले जैक मा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के बाद पिछले 2 महीने से नहीं देखे गए हैं। अक्टूबर 2020 में शंघाई में भाषण के दौरान जैक मा ने जिनपिंग सरकार की खुलकर आलोचना की थी। चीनी सरकार को बिजनेस करने में आड़े आने वाली नीतियों के लिए जी भरकर कोसा था। जैक मा ने कहा था कि चीनी सरकार को सिस्टम में बदलाव करना चाहिए। जैक मा के इस भाषण पर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी भड़क गई थी। इसे कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया था। तभी से जैक मा न तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आए हैं और न ही सोशल मीडिया पर दिखे। अक्सर ट्वीट करते रहने वाले जैक मा ने आखिरी ट्वीट भी 10 अक्टूबर 2020 को किया था। जैक मा के खिलाफ चीन सरकार लगातार एक्शन ले रही है। नवंबर 2020 में चीनी अधिकारियों ने जैक मा के एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया था। चीन सरकार ने जैक मा से कहा कि वो तब तक देश से बाहर नहीं जाएं जब तक कि उनके ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच पूरी न हो जाए। इसके बाद जैक मा टीवी शो अफ्रीका बिजनेस हीरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। चीन में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। जैक मा की गुमशुदगी को भी इसी हिसाब से देखा जा रहा है। जैक मा दुनिया के 25वें सबसे अमीर शख्स हैं, जिनकी कुल संपत्ति 5090 करोड़ डॉलर यानी करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए है। मुरादनगर हादसे में आरोपी ठेकेदार कैसे पुलिस के शिकंजे में आया, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।